नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हर दिन इतिहास में कुछ अहम घटनाओं को जोड़ता जाता है। साल 2002 की 27 फरवरी का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन गोधरा कांड हुआ था, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इसी साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने वो दांव चला जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं थी। भारत के 12वें राष्ट्रपति को चुनाव में एनडीए दलों का समर्थन तो मिला ही, विपक्षी वोटर्स ने भी कलाम को खूब वोट दिए और डॉक्टर कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2002 की। सत्ताईस फरवरी की सुबह अपने साथ भयावह और रूह कपाने वाली यादें लेकर आती है। ये यादें हैं गोधरा कांड की। साल 2002 में देश ने इसी दिन एक ऐसे कांड को देखा जिसको भुला पाना मुश्किल है। इस दिन अचानक एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। ये ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस थी। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। फरवरी 2002 में भगवान राम के हजारों भक्त पूर्णाहुति महायज्ञ नामक एक समारोह में भाग लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद के आदेश पर गुजरात से अयोध्या गए थे। 25 फरवरी को बहुत सारे लोग जो तीर्थ यात्री और कार सेवक थे वो साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुए जो अहमदाबाद के लिए जा रही थी। 27 फरवरी 2002 को ट्रेन गोधरा में लगभग 4 घंटे देरी से सुबह 7:43 पर अपने निर्धारित स्टॉप पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लगी, किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच लिया। ट्रेन सिग्नल पॉइंट के पास रुक गई। ट्रेन के चालक के द्वारा ऐसा कहा गया कि ट्रेन को कई बार खींचा गया। ट्रेन पर करीब 2000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। कुछ पथराव के बाद ट्रेन के बॉगी S6 डिब्बे को आग लगा दी गई, जिसमें कई लोग अंदर फंसे हुए थे। 27 महिलाओं और 10 बच्चों सहित 59 लोग मारे गए और 48 अन्य लोग घायल हो गए। गोधरा आग की तरह धधक रहा था। गुड़गड़ों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने से काफी पहले पेट्रोल से लथपथ लत्ता इस्तेमाल के लिए तैयार रखा था। कहा गया कि हमलावरों को सब कुछ पता था। लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए करीब 2000 की भीड़ ने पत्थर बरसाए थे। हमलावर पूरी तैयारी से आए थे। हर तरफ बस चीख पुकार मची थी। इस घटना ने एक ऐसे काले दिन को जन्म दिया जिसके आगे सुबह भी रात लगती थी। बस आग की लपट और लोगों की चीख, यही था गोधरा में। ये आग की लपटें यही नहीं रुकी, इसने पूरे गुजरात को अपने चपेट में ले लिया। कहते हैं इसने 2 समुदायों के बीच आग लगा दिया था। समाज का एक वर्ग इतने गुस्से में था कि लगता था जैसे कोई सैलाब आने वाला हो। हुआ भी यही। 27 फरवरी को जो गोधरा में आग लगी थी, उसी आग ने अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी को अपने चपेट में ले लिया। वहां पर पहले तो भीड़ आनी शुरू हुई। लोगों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था और ये भीड़ बढ़ती गई और देखते ही देखते ये भीड़ इतनी उग्र हो गई कि गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया। एक वर्ग के लोग निशाने पे थे क्योंकि एक दिन पहले ही गोधरा में दूसरे वर्ग के लोगों को पूरे प्लान के तहत मारा गया था। पेट्रोल खरीदने से लेकर लगभग 2000 लोगों के पहुंचने तक सब कुछ प्लान सा लगता था। बाद में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया कि आतंकवादी ने 2 संप्रदाय को लड़वाने के लिए ये चाल चली थी। खैर, कांग्रेस के एक पूर्व सांसद सहित करीब 69 लोग गुलबर्ग सोसाइटी हमले में मारे गए थे। एहसान जाफरी को मार दिया गया था। समाज का 2 वर्ग एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहा था। पूरा गुजरात जल रहा था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस को सख्त आदेश दिए थे। जगह जगह पर पुलिस थी। राज्य के मुख्यमंत्री ने तब देश के गृह मंत्री से सेना बल की मांग की थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी।
लेकिन लोगों में ऐसा गुस्सा था कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। पूरा गुजरात जल रहा था, बस चीखें थी। दो संप्रदाय एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, औरतों को रौंदा जा रहा था। हालांकि सरकार पूरी तरह से इसे रोकने में लगी थी। सेना की मदद ली गई। सरकार पूरी तरह से हरकत में थी। सरकार चाहती थी कि किसी तरह से इसे रोका जाए। 3 मार्च को इस दंगे की आग खत्म हुई, लेकिन तब तक 1044 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 3 मार्च 2002 को गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश लगाया गया। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटना की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। 9 मार्च 2002 को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 120B लगाया। 20 मार्च 2002 को केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से कोटा हटाया गया। ये कुछ घटनाएं थी जो उस वक्त हुई थी। एक तरफ गुजरात के लोग दंगों से डरे हुए थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां उसी आग में सेंकी जाने लगी जिसने गुजरातियों के घर जलाए थे। लोग मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया, तो कई लोग एक उन्मादी भीड़ को अपना निशाना बना रहे थे जिन्होंने गोधरा कांड किया था। लोग तरह तरह के बयान दे रहे थे और आम जन अपनी हिम्मत को बटोरकर एक नई जीवन को जीने की कोशिश कर रहा था। गुजरात अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। दंगे तो नहीं हो रहे थे, लेकिन राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था। इस दंगे के बाद भारतीय प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर गए और उसके बाद राजनीतिक कहानियां और तेज हो गई। प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के पीड़ित इलाकों के दौरे पर गए। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। मोदी ने तुरंत वाजपेयी की ओर देखते हुए कहा, वही कर रहे हैं साहब। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि उन्हें आशा है कि नरेंद्र भाई ऐसा ही कर रहे हैं। गुजरात दंगे के बाद मोदी सरकार की आलोचना विश्व स्तर पर हो रही थी। ऐसे में वाजपेयी पर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मन भी बना चुके थे, लेकिन उन्हें लालकृष्ण आडवाणी का साथ नहीं मिला। पार्टी के अन्य नेता भी मोदी के समर्थन में आ गए और वाजपेयी इस मामले में अकेले पड़ गए। इस बीच गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी, जहां नरेंद्र मोदी और गुजरात के ऊपर भी चर्चा होना था। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह एक ही प्लेन में सवार होकर गोवा की बैठक के लिए निकले थे। प्लेन में वाजपेयी और आडवाणी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसे में जसवंत सिंह ने दखल दिया और दोनों को मोदी के मुद्दे पर बातचीत करने को कहा। लालकृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी से पूछा, क्या करना है? अटल जी ने कहा कि कम से कम उनको इस्तीफे की पेशकश तो करनी चाहिए। कार्यकारिणी की बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ मामला सब पहले से तय हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के कहा अनुसार नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे की पेशकश तो की, लेकिन उनके प्रस्ताव के तुरंत बाद कार्यकारिणी में जमकर नारे लगने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल इस्तीफा नहीं होगा। सभी लोग अपनी सीट से उठकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगाने लगे। कहा जाता है कि इस नजारे को देखने के बाद वाजपेयी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि उनका तख्ता पलट होने वाला है। कहा जाता है कि इस मामले में उनके सबसे करीबी रहे प्रमोद महाजन ने भी उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कहा यह भी जाता है कि इसका स्क्रिप्ट अरुण जेटली और प्रमोद महाजन ने साथ मिलकर लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी भौचक्के होकर आडवाणी को देखते रह गए। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त संघ नहीं चाहता था कि मोदी हटाए जाएं, क्योंकि इससे विश्व हिंदू परिषद नाराज हो सकता है। ऐसे इस साल सिर्फ आग ही आग नहीं था, कुछ ऐसा भी हुआ था जिस पे हम सबको गर्व था, जिसने उस आग को बुझाया था। क्या हुआ था ये बताने से पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। बात रही होगी कोई 1940 से 1950 के बीच की। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हर सुबह जब ताजगी अपने चरम पर होती है, उम्मीदें खिली होती है। इस उम्मीद के लिए एक लड़का जो अपने पढ़ाई के लिए मोहल्ले में अखबार बांटा करता था,
उस लड़के को पढ़ाई का इतना जुनून था कि वो सोते जागते बस पढ़ाई की ही सोचता था। जैसे जैसे साल बदले वो पढ़ाई में अद्भुत होता चला गया। हालांकि वो एक लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था, वो वायुसेना का पायलट बनना चाहता था, लेकिन ये सपना उसका पूरा नहीं हो पाया, वो टूट गया था। तब उसके गुरु, जो एक हिंदू गुरु थे, उसको समझाया। वो लड़का संभल गया। अब उसने इसरो ज्वाइन किया था। 1962 में वे अंतरिक्ष विभाग से जुड़ गए, जहां उन्हें विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे महान हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण किया, जो सफल रहा। साल 1974 में प्रारंभिक परमाणु परीक्षण के बाद साल 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों ने उनकी भूमिका को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप से सामने रखा। आपको लग रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में जो मिसाइल तो नहीं उड़ा सके, लेकिन मिसाइल मैन बन गए। 2002 में वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। ये बात है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। ऐसे इन दो घटनाओं के बाद एक और बड़ी राजनीतिक घटना घटी थी, वो था गुजरात चुनाव। सबकी नजरें गुजरात चुनाव पर थी। मोदी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह थी। यहाँ फेल होने पर वो राजनीति से आउट हो सकते थे। गुजरात के दंगे के बाद मोदी पर पूरा विपक्ष हमलावर था। मोदी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। भाजपा का नारा आतंकवाद विरुद्ध राष्ट्रवाद, गुजरात अस्मिता और मियां मुशर्रफ, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और रिजल्ट के दिन की सुबह मोदी के नाम रही। पूरे गुजरात में भगवा लहर रहा था। मोदी एक ताकतवर नेता बनकर उभरे थे। गुजरात चुनाव मोदी ने जीत लिया था। 2002 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 127 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 51 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस को 2002 विधानसभा चुनाव में 39.59% वोट प्राप्त हुए थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 49.85% मत प्राप्त हुए थे। मोदी ने न सिर्फ अपने नाम को बड़ा बना दिया था, बल्कि गुजरात में बड़े नेता शंकर सिंह बघेल और केशुभाई पटेल को लगभग खत्म कर दिया था। अब गुजरात में मोदी युग की शुरुआत हो चुकी थी। हर तरफ लोग झूम रहे थे। मोदी मोदी नाम की माला जपी जा रही थी। मोदी अब एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। अब उनका भविष्य का तो पता नहीं, पर इतना था कि एक नया नेता भारतीय राजनीति में जोरदार दस्तक देने को तैयार था। आगे की कहानी आगे बताऊंगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।